नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इस संबंध में आपको बता दूं कि हाल ही में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस गए हैं यूपीएससी को और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स को, जहां पर कुछ बदलाव लाने की बात की जा रही है, जिसमें कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया गया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है, क्या बेसिक बदलाव आ सकते हैं यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसमें। क्या प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं या आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की विद द न्यूज हियर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने ये असर्ट करते हुए कि जो पूरा के पूरा जो ड्यूरेशन है सिलेक्शन का यूपीएससी के द्वारा, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, इस प्रक्रिया में 15 महीने या उससे ज्यादा का समय भी कई बार लगता है, विच इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्राइम ईयर्स को वेस्ट भी करता है। इसके साथ साथ ना केवल उनका टाइम यहाँ पर खराब होता है, एट द सेम टाइम एक बहुत ही बड़ा फिजिकल और मेंटल टोल उनकी हेल्थ पर आ जाता है, बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग। और एक बार आप किसी भी स्टेज पर अगर नहीं क्लियर करते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए तो फिर से आप प्रीलिम से ही शुरू करेंगे, तो इट अफेक्ट्स द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द एस्पिरेंट ऑल्सो, ऐसा यहाँ पर कमेटी के द्वारा कहा गया है। सो पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी को कहा है कि आप रिड्यूस कीजिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेक्शन साइकिल को। तो ये 15 महीने का ड्यूरेशन है, इसको श्रिंक करना होगा और इसको 6 महीने तक कंप्लीट कीजिए, ऐसा कहा गया है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। पैनल ने यूपीएससी को यह भी कहा है कि एग्जामिन कीजिए रीजंस ऑफ लो टर्नआउट। अब हर बार एग्जाम जो फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े नंबर में बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जो बच्चे देते हैं वो काफी कम है, जो टर्न आउट है वो काफी कम है। तो इस पर भी ध्यान देने की बात की गई है कि यूपीएससी इसके बारे में भी एग्जामिन करे कि क्या कारण है कि देयर इज अ लो टर्न आउट ऑफ कैंडिडेट्स इन दी एग्जामिनेशन। सो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन पर्सनल, जो कि कमेटी है पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उसने कहा कि जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसमें ये पता लगा है कि जो एवरेज टाइम है, जो एवरेज टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगती है पूरे के पूरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट इज 15 मंथ्स। 15 महीने का लंबा समय यहाँ पर लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। तो कमेटी ने कहा कि भाई जो ड्यूरेशन है किसी भी रिक्रूटमेंट की, एग्जाम, किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट के लिए जो भी ड्यूरेशन होना चाहिए वो ऑर्डिनरली 6 महीने से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए, मतलब वो विद इन 6 मंथ्स वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जितना हो सके, क्योंकि जो लंबा रिक्रूटमेंट साइकिल होता है वो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्राइम ईयर्स को वेस्ट करता है और साथ साथ उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। कमिटी ने अकॉर्डिंगली रेकमेंड किया है यूपीएससी को इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए, कहा गया है कि आप इस तरह के स्टेप्स लीजिए ताकि रिड्यूस किया जा सके इस ड्यूरेशन को ऑफ द रिक्रूटमेंट साइकिल सिग्निफिकेंटली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। मतलब इसको श्रिंक कीजिए, इसको कम कीजिए, लेकिन इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब जो एग्जाम की जो प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, टाइम ड्यूरेशन को कम कीजिए, ऐसे रिकमेंडेशन कमेटी द्वारा से की तरफ से दी गई हैं यूपीएससी को। नाउ मैं एग्जाम की अगर मैं बात करूं यूपीएससी के, तो आप सभी जानते भी हैं 3 स्टेज का एग्जाम है। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, एंड देन इट देयर इज इंटरव्यू। इसी पूरी प्रक्रिया के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, और जो भी राइट सर्विसेज होती हैं उनके भी। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं और कौन कौन सी चीजों का संज्ञान लिया गया है इस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा और क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ, अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, ND Live 10। अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज, अनलिमिटेड लाइक आपको व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जहां पर आईएएस की तैयारी में अन अकेडमी आपके साथ खड़ा है हर समय पर। आपको फिलहाल 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है 43% का डिस्काउंट प्लस फुल्ली पेड क्यूईपी, जहां पर uh, जो भी लर्नर्स अपना प्रीलिम्स क्रैक करते हैं उनको फुल पेड
एक तरह एक्सेस मिलेगा अन अकेडमी के ऑफलाइन कोर्सेज में, जहां पर अकोमोडेशन एक्सेट्रा का भी ध्यान दिया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस QEP आपको यहाँ भी मिलेगा। ऑफर केवल 31 मार्च तक है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10। कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी हो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड बताना है इस नंबर पर, एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन। चलिए, अब लो टर्नआउट को लेकर भी क्वेश्चन उठा। तो यहाँ अगर लो टर्नआउट की बात करें तो रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट मिली है उसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 32.3 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था एग्जामिनेशन के लिए, जो 2022-23 में हुआ, ठीक है, जिसमें केवल 16.82 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, विच इज जस्ट 51.95%। तो 50% तक की ही सिर्फ अटेंडेंस है देखा जाए तो। इसी तरह से 11.35 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 21-22, बट ओनली 5.73 लाख कैंडिडेट्स अपीयर। तो अगेन 50% के आसपास का ही आंकड़ा है। तो ये लो टर्नआउट भी क्यों है, इस पर भी बात की गई, इसके लिए भी कहा। इसके साथ साथ कमेटी ने रिकमेंड किया है यूपीएससी को कि वो फर्निश करें जो भी डिटेल्स है एग्जामिनेशन फीस जो कलेक्ट की जाती है बच्चों से ड्यूरिंग दीज लास्ट 5 ईयर्स। तो इसको 5 साल 10 साल का असेसमेंट निकाला गया और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है यूपीएससी से। यहाँ पर पैनल ने रेकमेंड किया है कि जो भी कि एक एक्सपर्ट कमेटी को फॉर्म किया जाए जो कि असेस करेगी कि जो प्रेजेंट स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट है थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं टू ऑल द इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड अर्बन कैंडिडेट्स एंड नॉन इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड रूरल कैंडिडेट्स। मतलब ये भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जिसको लेके इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे बात बोलते भी हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए एडवांटेज है, एडिशनल एडवांटेज है इन द यूपीएससी एग्जाम्स। वहीं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो सिलेक्शन रेट है वो रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं सिलेक्ट होते बच्चे, लेकिन रिलेटिवली सिलेक्शन रेशियो इज लेस इन द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जो नॉन इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड रूरल कैंडिडेट्स हैं, रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उसमें। तो यहाँ पर इस चीज को भी असेस करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की बात की गई है इस कमेटी के द्वारा, कि वो ये देखे कि क्या ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जो भी पूरी प्रेजेंट जो स्कीम है, क्या ये पैरिटी पर है दोनों ही तरह के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, अर्बन एंड रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, हो सकता है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया जाए। वी हैव टू वेट फॉर द टाइम देन। इसके अलावा यूपीएससी ने समय समय पर पैटर्न चेंज जरूर किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। हम जानते हैं पहले दे यूज्ड टू बी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अभी केवल एक ऑप्शन सब्जेक्ट होता है। पहले सी सैट वॉज, उसके सी सैट के जो पेपर 1 पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में, पेपर 2 के मार्क्स ऐड होते थे, अभी वो सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो इस तरह के कुछ कुछ बदलाव आए हैं समय समय पर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन जो अलग अलग कमिटीज ने, एक्सपर्ट कमिटीज ने दी हैं। पर अभी भी कोई ऐसी स्टडी नहीं की गई है, नहीं कमीशन की गई है जो कि बता सके कि कैसे इन चेंजेस पे का इम्पैक्ट हुआ है एस्पिरेंट्स पर। इसको लेकर अभी तक कोई भी स्टडी नहीं कमीशन की गई है। ऑल्सो द नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट लार्ज, भाई बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस तरह के जो चेंजेस आए हैं उसको लेके कोई स्टडी नहीं की गई है, फॉर्मल स्टडी नहीं है, ना ही इसका जो नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट है इसको लेकर किया गया है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई ऐसी स्टडी अभी तक की गई है। यहाँ पर पैनल ने कहा कि एक एक्सपर्ट ग्रुप और कमिटी शुड बी अपॉइंटेड, एक एक्सपर्ट ग्रुप या कमिटी को अपॉइंट किया जाना चाहिए जो कि एसेस करे इन जो बदलाव किए गए हैं ओवर द इयर्स इन द यूपीएससी सिलेक्शन पैटर्न, जो पैटर्न एग्जाम पैटर्न है उसमें जो जो बदलाव किए गए हैं उसके इम्पैक्ट को स्टडी करे, मेड इन द स्कीम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया इन द लास्ट 10 ईयर्स, ऑन द क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट लार्ज, कि उसका क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या प्रभाव पड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी एसेस किया जाना जरूरी है। यहीं पर ये भी कहा गया है कि एक्सपर्ट ग्रुप जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाए वो एसेस करे कि प्रेजेंट जो स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट है, जो फिलहाल जिस तरह से पूरी प्रक्रिया है सिलेक्शन की, क्या वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को फ्रॉम अर्बन एंड द रूरल बैकग्राउंड। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, सेट द रिपोर्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट रिसेंटली, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दिया उसमें एक बात, ये बात भी रखी गई सामने कि ये भी चेक होना जरूरी है। इस ग्रुप में ये भी कहा गया कि ये ग्रुप जो बनेगा, जिस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वो ये भी असेस करेगा कि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है प्रीलिम्स का और मेंस एग्जामिनेशन का, क्या वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है सभी कैंडिडेट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। मतलब जो साइंस का बच्चा है, जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, जो कॉमर्स का बच्चा है, या जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से
क्या जो प्रीलिम्स और मेंस की जो एग्जाम होती है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रही है सभी कैंडिडेट्स को? ऐसा तो नहीं किसी को एडिशनल एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है, इसको भी असेस करना जरूरी है, ये भी कहा गया। कमिटी ने ये भी कहा है कि मतलब कमिटी इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है एंड यूपीएससी, इनको कंसिडर करना चाहिए कि फर्दर जो भी चेंजेस लाने हैं इन द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द लाइट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। मतलब इस रिपोर्ट में जो सबमिट की गई है पार्लियामेंट में बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने ये भी कहा कि भाई ये जो पूरा असेसमेंट होगा, जो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड यूपीएससी को आगे जो बदलाव लाने की आवश्यकता है उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन असेस्ड। जो भी असेसमेंट किए गए हैं बाय द इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, वो बदलाव लाने चाहिए। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिस पर बात की गई, जिसके बारे में बात की गई, वो है द रिलीज ऑफ द आंसर की। अभी क्या होता है, जनरली वी हैव सीन की जो यूपीएससी की आंसर की आती है वो कब आती है? वो आती है जब पूरा का पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाती है एग्जाम की, है ना। यूपीएससी रिलीज करता है प्रीलिम्स की आंसर की जब पूरा जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उसके बाद आंसर की आती है। तो यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे ये कहा गया है कि कमीशन इस तरह से डिप्राइव कर रही है उन सभी कैंडिडेट्स को जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी आंसर की को कंटेस्ट कर सके। जो बच्चा, अगर सपोज कीजिए प्रीलिम्स के बाद आपके पास आंसर की आ जाती है और आपको लगता है कि उसमें कोई आंसर गलत है, तो उसी स्टेज पर उस क्वेश्चन को कंटेस्ट किया जा सकता है विद वट एवर जो भी प्रूफ्स आपके पास है बिफोर यू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द मेंस, है ना। इस प्रैक्टिस से ना केवल बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं बट ऑल्सो वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं वैलिडिटी एंड फेयरनेस ऑफ दी, बट इट ऑल्सो ये कॉम्प्रोमाइज करता है वैलिडिटी एंड फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि कुछ गलत आंसर्स भी हैं तो उसके बारे में ऑब्वियसली दैट उसमें एप्रीहेंशन ही रहता है ना। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो कमेटी के द्वारा प्लेस की गई उसमें ये कहा गया है कि यहाँ हम ये मानते हैं कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से अटमोस्ट कॉशन एक्सरसाइज करती हैं, ये इंश्योर करते हुए कि जो भी आंसर दिए जाएं वो फुल प्रूफ हो, लेकिन फिर भी जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स है उसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो इस संबंध में कमेटी ने कहा, रिकमेंड किया है यूपीएससी को कि वो इस संबंध में भी स्टेप्स ले और पब्लिश करे आंसर की को राइट आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्टेज, यानी प्रीलिम्स के बाद ही आंसर की आ जानी चाहिए, सो दैट बच्चों के पास चॉइस हो, ऑप्शंस हो कि वो अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सके, वो क्वेश्चन कर सके अगर उनको लगता है कोई डाउट है किसी आंसर में। तो कमेटी ने कहा कि यूपीएससी को फीडबैक भी कलेक्ट करने चाहिए कैंडिडेट से, और जो भी इफेक्ट करते हैं इंप्रूवमेंट को इन द एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो पूरा प्रक्रिया है यूपीएससी के सिलेक्शन की फॉर सिविल सर्विसेज, ये ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और कैंडिडेट फ्रेंडली हो। ऐसे भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अब इस रिकमेंडेशंस पर यूपीएससी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल क्या करते हैं, पर्सनल एंड ट्रेनिंग क्या करते हैं, ये हमें देखना होगा। बट दिस लुक्स राइट नाउ एज अ वेरी पॉजिटिव रिकमेंडेशन, जो कि आई थिंक हर एस्पिरेंट के लिए काफी पॉजिटिव ये देखने को लग रहे हैं फिलहाल। आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस जो आएंगे इससे सिलेक्शन प्रोसीजर बेटर हो जाएगा, ड्यूरेशन कम करने पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए 30 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं आरंभ, आप उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 2026 की तैयारी के लिए भी आपके बैचेस 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। इसके साथ साथ सेकंड जीएस बैच शुरू हो जाएगा 3 अप्रैल से, 5 से 7:30 बजे का टाइम होगा। इसमें आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10, आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर, अर्ली बर्ड ऑफर एंड 0% EMI एक्सेट्रा। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.